तो आज का हमारा चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 14, बायोलॉजी क्लास 11th। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 से 4 नीट के क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। पर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें रिमाइंड कर लो बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में जब ये चीजें आती हैं तो वो चीजें अगर बच्चों को याद नहीं है या भूल गए, और मेरी ड्राइंग को प्लीज माफ कर देना। देखो ये मान लो बेटा, ये इंसान है, इंसान जैसे ही लग रहा होगा, मुर्गे जैसा ना लग रहा हो तो ठीक है। अब बेटा हम सांस लेते हैं तो नोस्ट्रिल से लेते हैं, बकल कैविटी और नोज देखो ये कंबाइंड होती है। अब बेटा अंदर हमने सांस ली, मतलब O2 लिया, O2 अंदर गया, हमारे फेफड़ों में गया। फेफड़ों में कब जाता है? जब हम फेफड़ों को फुला लेते हैं। क्या करते हैं? फुलाते हैं, याद है ना। अब बेटा सांस लो, क्या करोगे? जब सांस अंदर खींचोगे तो फेफड़े फूल जाएंगे, और सांस बाहर फेंकोगे तो फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। और जब बाहर फेंकते हो तो क्या फेंकते हो? CO2। इतनी सी बात याद है, नहीं है? ठीक है, बस बेटा जब अंदर लेते हैं उसको इनहेल, और जब बाहर फेंकते हैं तो उसे एक्सहेल बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा डिपेंड करता है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी क्या है ना। अब दो ही चीजें हैं भैया, कितना वॉल्यूम ले सकते हो अब एक बारी में CO2 का, मतलब कितना वॉल्यूम बाहर फेंक सकते हो। तो भैया जितनी मेरी लंग की कैपेसिटी है उतना ही भर सकता हूं इसमें हवा। चलो बेटा आगे इसके बारे में बात करेंगे। जब बेटा ऑक्सीजन अंदर आती है, तो ऑक्सीजन अंदर आती है तो बेटा अंदर, जब हम अंदर जाते हैं ना, इसमें लंग्स में जाते हैं। अभी एक तरफ का लंग देख लेते हैं, दोनों काम वही कर रहे होते हैं। लंग के अंदर बेटा क्या होता है? ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकियोल्स। बेटा और भी अंदर जाते हैं तो क्या मिलती है? एल्वियोली। क्या मिलती है? ये बात तो आपको ध्यान होगी 10th क्लास में। ये क्या करती है भाई? एल्वियोली के अंदर ये गुब्बारे ऐसी संरचना होती है छोटी छोटी, यही फूलती है एक्चुअली में, और तब फेफड़ा फूल जाता है आपका लंग। इसके अंदर जब CO2 आता है, मतलब O2 आता है, ऑक्सीजन आता है, तो बेटा यहाँ पर क्या है? आपकी नसें हैं, वो कहाँ जा रही है? सीधा हार्ट में जा रही है, दिल में जा रही है। अब वो क्या है? वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पूरा बढ़िया से बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी नॉर्मल ऊपर से समझ लो। जब ऑक्सीजन एल्वियोली से इन नसों के अंदर चला जाता है तो इन नसों में बह रही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वापस एल्वियोली में चली जाती है, और हम उसको वापस छोड़ देते हैं। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से? देखो बेटा, जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो आपके इस नसों में चली गई बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये क्यों जाती है बेटा? ये जाती है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। किस पर? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। देखो जिस चीज की कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा होगी और यहां कम होगी नस में, वो यहां पर चला जाएगा, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। अब यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी और यहां कम होगी नस में, तो ये नीचे ऑक्सीजन को भेज देगा। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और यहाँ पर एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोली में चली जाएगी। एल्वियोली क्या करेगी? बाहर फेंक देगी, ठीक है। जब बेटा हम ऑक्सीजन देते हैं ना अपने नस को, तो मान लो हमारे किसी ऑर्गन में गई, ये ले आपका हाथ है, ऑर्गन में गया O2। अब बेटा आपने इसका हाथ में गया और यहाँ की सेल्स ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, है ना, ऑक्यूपाई कर लिया, यूज कर लिया। आपको पता ही है भैया, सेल ऑक्सीजन का यूज करता है, एरोबिक रिएक्शन करता है और ग्लाइकोलाइसिस करता है ना। इससे पहले आप पढ़ के आ चुके हो, और नहीं पढ़ के आ चुके तो सीधी सीधी भाषा में ये समझ लो, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है जी हमारी सेल एनर्जी बनाने के लिए, तभी हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो हो गया, बाई प्रोडक्ट क्या मन कर निकला? गंदी गैस CO2, जो हमारे किसी काम की नहीं। अब उल्टा हम अपनी नस में ये CO2 सेल डाल देती है, ये ले जाकर दिल के पास, और दिल ले जाकर फेफड़े के पास, एल्वियोली के पास पहुंच जाता है। अब एल्वियोली के अंदर क्या है? ऑक्सीजन भरी हुई है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो ज्यादा वाली ऑक्सीजन नस में और ज्यादा वाली कार्बन एल्वियोली में वापस चली जाती है। बस बेटा ये प्रोसेस को याद दिलाना था, वैसे 10th क्लास में इसका अच्छे से बता रखा है। अब ये बात अब आ गई, बिल्डअप हो गया, चैप्टर शुरू करते हैं गोली की रफ्तार से, और गोली की रफ्तार से खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं है। देखो बेटा, रेस्पिरेशन क्या है भाई? रेस्पिरेशन का मतलब ही है, या ब्रीथिंग का मतलब क्या है? वही प्रोसेस जिसके अंदर आप ऑक्सीजन लेते हैं या CO2 छोड़ देते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस हमारा ब्रीथिंग कहलाता है, यही रेस्पिरेशन भी कहलाता है। अगला बेटा देखो, पूरा एनिमल किंगडम पढ़कर आए थे तो उसके अंदर आपको बताया था ना, कौन सा ऑर्गन या कौन सा फाइलम किस तरीके से सांस लेता है। देखो, पोरीफेरा डिफ्यूजन करता है, कनिडिया डिफ्यूजन करता है, टीनोफोरा के अंदर तो कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं है। प्लेटी हेलमिंथ डिफ्यूजन करते हैं, स्केलेलमिंथिस डिफ्यूजन करते हैं, एनालिड्स भी मॉइस्ट क्यूटिकल से का यूज करते हैं। आर्थ्रोपोड के अंदर तो भाई बहुत सारी क्लास है अलग अलग। तो ये देखो, प्रॉन जो होते हैं वो गिल्स का यूज करते हैं, क्रैब जो होता है बुक गिल्स का यूज करता है, इंसेक्ट ट्रैकिया का यूज करता है, और स्कॉर्पियन बुक लंग्स का इस्तेमाल करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट वालों को बुक लंग से प्यार है, पता नहीं क्यों बार बार घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, ठीक है। अब बच्चे कहां पे? क्रैब में और स्कॉर्पियन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रैब के पास भी क्या है? बुक गिल्स, स्कॉर्पियन के पास क्या है? बुक, लेकिन है लंग्स। बस यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होती है। ऑप्शन में आपको बुक लंग और बुक गिल्स दोनों मिलेंगे। बुक देखकर झट से लगा देते हो, इस बार ढंग से देखना, बुक देखकर फिसल मत जाना, देखना लंग्स होने चाहिए। स्कॉर्पियन क्या है? राजा है, केकड़ा है, स्कॉर्पियन बिच्छू सॉरी क्या है? बिच्छू क्या है? राजा होता है, बिच्छू राजा। तो जो राजा होता है वो फेफड़ों से सांस लेता है हमारी तरह,
है ना, हम भी तो राजा है ना, ऐसे याद रखना। देखो मोलस्का जो होती है गिल्स से सांस लेता है, केनोडर्मेटा गिल्स, हेमिकोइडेटा गिल्स, भाई जो पानी के नीचे रहते हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं, सीधी सी बात। यूरोकोइडेटा भी क्या है, गिल्स स्लिट। ये बेटा पूरी चीजें एनिमल किंगडम में बता चुका हूं, बस बोल रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने बता रखा है, ठीक है। अब हमारा सिफेलोपोड्स क्या करते हैं भाई, सिफेलोपोड्स भी गिल्स का यूज करते हैं, गिल्स स्लिट्स का। फिश के अंदर तो गिल्स है ही, आपको पता ही है। एम्फीबियन जो होते हैं भैया, जो उभयचर है, वो लंग्स का यूज करते हैं, हमारे जैसे लोग। रेप्टाइल भी लंग्स का यूज करते हैं, बर्ड्स में भी लंग्स है। ये एल है बेटा, डी मत समझ लेना, डंग मत समझ लेना, ये बस थोड़ा सा स्टाइल ऐसा ही है। मैमल लंग नहीं बेटा, फ्रॉग जो है स्किन से भी कर सकता है, लंग्स से भी कर सकता है, और ट्रैकिया से भी कर सकता है, ठीक है बेटा। फ्रॉग जो है, फ्रॉग की एक डेडिकेटेड वीडियो है एसपी इंस्टीट्यूट, फ्रॉग के नाम से सर्च कर लेना। देखो बेटा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, बेटा आपको पता है हमारे यहाँ पर जो ऊपर की तरफ नली होती है गले में, वो कॉमन है बेटा, खाने सटकने के लिए और हवा को अंदर डालने के लिए कॉमन, जो हाँ उसको फेरिंग्स बोलते हैं। जब भी तो बोलते हैं बड़े बूढ़े या मम्मी पापा, बेटा अब खाते हुए बोलो मत, क्योंकि अगर वो खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला गया तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। अच्छा, अब अगला कार्टिलेजियस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। ऐसी चीज हमारे गले में क्या फिट है जो कि हमें साउंड निकालने में मदद करती है, साउंड बॉक्स, वो लैरिंग्स है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि बच्चे लैरिंग्स और फेरिंग्स में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, पी पहले आता है, ला बाद में आता है, ठीक है। पीले पीले ओ मर जानी, तो पी से याद रखना, पी पहले ले बाद में, पी के लेट जाते हैं लोग। देखो पहले ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, बेटा जो ओपनिंग है विंड पाइप की, जो ओपनिंग है, जो आपके सांस लेने की नली जो खुलती है, वो क्या है, ग्लोटिस। एपी बस बता रखता है, याद रहे एपी से, एपिग्लोटिस आगे क्या है, ग्लोटिस। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, और बेटा फूड पाइप की जो ओपनिंग है वो क्या है, गुल्लेट। क्या कहलाती है, गुल्लेट। गुल्ले बना बनाए खाते हो ना आप मोमोज के, वो गुल्लेट में चला जाता है आपके, ठीक है। अब देखो, अब ग्लोटिस और इस गुल्लेट, ग्लोटिस और गुल्लेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है बोलो, एक ढक्कन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक ढक्कन। मान लो आपके गले के अंदर एक विंड पाइप है, एक फूड पाइप है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक वो ढक्कन लगा हुआ है। जब सांस लेते हो तो ये ढक्कन फूड पाइप को बंद रखता है, और जब बेटा खाना खाते हो तो ये विंड पाइप को बंद कर देता है सटकते हुए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बोल भी रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं, इस ढक्कन को समझ नहीं आता यार, विंड पाइप को बंद करूं कि फूड पाइप को बंद करूं। ये तो बोल भी रहा है, सांस भी ले रहा है, बोल भी रहा है, खा भी रहा है, तो क्या होता है, वो कई बार खाना बेटा ढपैक से विंड पाइप में चला जाता है फूड पाइप की जगह, और फिर क्या होता है, वो तो आप सब जानते हो क्या होता है, फिर होता है आतंक का नाच। अलग देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा कैसे चलता है और कैसे कैसे जाता है। देखो भाई, नोस्ट्रिल नाक के छेद से शुरू होता है, फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है, फिर ट्रैकिया में जाता है, और फिर फेफड़ों में लंग्स में पहुंच जाता है। अब लंग्स के अंदर भी ब्रोंकियोल है, फिर उसके बाद हमारे एल्वियोली है, ठीक है। अगला देखो बेटा, एक पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट देखते हैं, पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले नाक का छेद फेरिंग्स, फिर उसके बाद फेरिंग्स, नोस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद अब उतर गए हम कहां पर, अब हम उतर गए फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या मिलेगा, 1 डिग्री का ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल की डिग्रीज होती है अलग अलग उनके साइज के हिसाब से, फिर 2 डिग्री का ब्रोंकियोल, फिर 3 डिग्री ब्रोंकियोल, फिर मिलेंगे इनिशियल ब्रोंकियोल्स बड़े, फिर मिलेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, की अब तो खत्म हो गया, ब्रोंकियोल से भी छोटी यूनिट में पहुंच गए, और वो क्या है, एल्वेलाई। क्या है बेटा, एल्वेलाई। तो आपसे पूछे कि लंग्स की यूनिट क्या है, आप बोलोगे एल्वेलाई है जी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, अब कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है भाई। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब है जिससे होकर जो हमारी गैस है, अब ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड, यही 2 गैसेस है, ठीक है। तो इन 2 गैसेस को पास करने का, पैसेज कराने का जो रास्ता दे रहा है, जो कंडक्ट कर रहा है नीचे तक और ऊपर वापस तक, वो कौन है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हो गई, ठीक है, और टर्मिनल ब्रोंकाइलिस, मतलब यहां तक, ये यहां से लेके ऊपर तक, ये लास्ट तक, ये है बेटा क्या है हमारी, ये ट्रैक्स है। क्या है ये, ट्रैक्स है, कंडक्टिंग पार्ट्स है। और रेस्पिरेटरी पार्ट कौन से है, जिसके अंदर आकर असली में अब रेस्पिरेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, तो कहां होगा, एल्विली में आके होगा। शुरू में बताया था ना चैप्टर का, एक्सचेंज कहां हो रहा था गैसेस का, एल्विलाई के अंदर होता, और एल्विली की डक्ट, इनकी कोई ओपनिंग या डक्ट हो, वहां पर ये चीजें होती हैं। आई होप बेटा ये चीज आपको बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में समझ में आ रही है। देखो बेटा एक चीज देखो, इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स आर सपोर्टेड अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इसका मतलब ये देखो बेटा, अब ऐसे मुंह से बोलूंगा समझ नहीं आएगा, फोटो देख के समझ में आएगी बात। इंस्टाग्राम वाले हो ना सारे, देखो ये देखो रिंग्स दिखाई दे रही है, ये रिंग्स कहां तक जा रही है, ये देखो बेटा, यहाँ बस यहाँ पर आके रिंग्स खत्म हो गई, अब फर्दर ये रिंग्स जानी नहीं ना, अभी फर्दर रिंग्स नहीं जा रही ना भाई। यही बताना चाह रहा है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स क्या है, जो सपोर्ट करती है, भाई कहां तक जा रही है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक जाती है, और उसके बाद ये जाकर खत्म हो जाती है, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स के आगे आपको नहीं मिलती। एक चीज याद रखना बेटा, आपके जो लंग्स हैं वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, प्रोटेक्शन काफी चाहिए होती है भाई, डेलिकेट चीज है, तो डबल लेयर कैसी लेयर है, एक नीचे एक और ऊपर, उसके बीच में भी फ्लूइड भरा होता है,
वो लंग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उस लंग की बेटा उस प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा, क्योंकि दो है ना, सिंगुलर प्लूरल, तो डबल को बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, अच्छा अब बेटा इसके अंदर जो हमारा फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, काम क्या होता है इसका, ये फ्रिक्शन को घटाने में मदद करती है। ये जो नीचे स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ये साइड फेस, ये कोई डायफ्राम है। ये तो आपको पता ही होगा डायफ्राम क्या होता है। हमारे फेफड़े और पेट के बीच में एक सेपरेशन बाउंड बनी हुई है, यू शेप। अब इसका बहुत तगड़ा काम है, याद रखना, इसको पढ़ के रहना। देखो बेटा, अब एक चीज देखो बेटा, दो चीजें, एक चीज देखो, पहला इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब हमारे शरीर में जो प्रेशर बन रहा है, ऊपर जो फेफड़ों के अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो कब घटता है और कब बढ़ता है। अगर बोले इंस्पायरेशन का मतलब है जब आप सांस को अंदर खींचते हैं, और एक्सपायरेशन का मतलब है जब आप सांस को बाहर फेंकते हैं। तो ये बताना, हाँ वही लिख रखना है, अंदर और बाहर। एक्सेल बोल दो इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि किस टाइम में अंदर प्रेशर बढ़ता है और कब प्रेशर घट जाता है। ये देखो, तो बेटा अंदर का प्रेशर कब घट जाता है, जब आप सांस ले लेते हो। जब आप सांस ले लेते हो, देखो सांस रोक के देखो, देखो आपके अंदर क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, सांस को खींचने का एक सक्शन तैयार होगा। और आप चाहोगे बट आप रोक के रखोगे, फिर भी आपका शरीर क्या करेगा, जबरदस्ती सांस को खींचेगा और ऐसी आ जाएगी, आएगी ना। देखो साउंड इफेक्ट के साथ पढ़ा रहा हूं, आपको लाइक बनना चाहिए भाई। देखो तो क्या होता है, हमारा अंडर पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों, कम हो जाता है प्रेशर। अब याद रखो बेटा, हमारे फेफड़ों में प्रेशर कम होगा और बाहर एयर का प्रेशर तो ज्यादा है ही, ऑक्सीजन ऊपर बाहर पूरी है, लेकिन हमने अंदर ले नहीं रखी। क्या ले नहीं रखी, अब हमें अंदर लेनी है। क्या अंदर लेनी है, तो बेटा अंदर का प्रेशर कम रखेंगे कि ज्यादा रखेंगे। एक बात बताओ बेटा, आपके गिलास है, आपके पास गिलास है, हाँ क्योंकि ज्यादा से कम की तरफ जाता है। आपके पास गिलास है, गिलास में बेटा आधा पानी है या बिल्कुल पानी नहीं है, तो पानी जाने का स्कोप है ना, जिसके अंदर कम है। अब उसको गिलास पूरा भरा हुआ है, आपका फुल गिलास है, तो क्या पानी जाने का स्कोप है उसमें, नहीं है ना। तो अंदर हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा, और बाहर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर की तरफ आएगा। तो कब, जब हम सांस खींचेंगे ना अंदर, क्या सांस खींचेंगे, तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर घटता चला जाएगा। और जब बेटा हम सांस को बाहर फेंकेंगे तो हमारा अंदर का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। एक और चीज देखो, मसल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे डायफ्राम है ना, दिखाया ना डायफ्राम जो ऊपर मैंने बोला था, काम है इसका। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल जो इसके आसपास के मसल्स है, क्या होगा भाई, तो जब मैं अपनी सांसों को अंदर खींचता हूं, जब सांसों को अंदर खींचता हूं तो बेटा क्या होता है, तब मसल्स में ज्यादा पावर लगती है, ज्यादा पावर लगती है। मुश्किल, अब सांस को अंदर खींचो, अब उसे होल्ड करो, जरा होल्ड करो, तो देखो आपको शक्ति लग रही है ना, उसे होल्ड करने में शक्ति लग रही है। लेकिन आप सांस को छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, आपकी मसल्स क्या होगी, एकदम रिलैक्स हो गई। बस यही रिलैक्स हो गया। ऐसे पढ़ोगे तो कभी दिक्कत आएगी नहीं। बस याद रखना, जब बेटा सांस अंदर खींचते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन प्रेशर घट जाता है, लेकिन प्रेशर घट जाता है ना। और जब बाहर फेंकते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों, ताकि सांस को अंदर खींच सके, ताकि बाहर की ऑक्सीजन को अंदर खींच सके। अंदर डिक्रीज करके दिखाना पड़ेगा, तो अंदर इंक्रीज हो जाता है और रिलैक्स हो जाते हैं हम। सांस को छोड़ने के बाद अपनी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। अगला देखो, we have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of abdominal muscle। मतलब हम अपने पेट की मसल्स का यूज करके भी हम और ज्यादा ताकत से सांस को खींच सकते हैं और फेंक सकते हैं। आप बोलोगे भैया पेट की मसल्स का यूज करके, हाँ बाबा रामदेव को देखा कभी क्या करता है, अलोम विलोम करो जी, कपोलभाति करो। वो क्या करते हैं बाबा रामदेव जी, वो अपने पेट, लंग्स का तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन पेट की मसल्स का यूज करके, अपने एब्डोमेन की मसल्स का यूज करके और ज्यादा सांस को अंदर खींच और बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो आप भी बेटा पूरी सांस बाहर छोड़ने की कोशिश करो, आप देखोगे आपका पेट पूरा दब जाएगा अंदर की तरफ, है ना। चलो मेरे इस एफर्ट पे भी एक लाइक और बनता है। अगला देखो, खुश होते रहते हैं हम तो खुद ऐसे ही, देख छोड़ा होगा। एवरेज ब्रीथिंग रेट क्या है भाई, 1 मिनट में आदमी कितनी बार सांस ले लेता है, 12 से 16 बार ले लेता है। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, ऐसे नहीं वो भाग रहा है तो वो 12-16 बार ले, फिर ज्यादा लेगा वो, जब ज्यादा लेगा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा ना, तो एवरेज ब्रीथिंग रेट है। अगला, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। अब भैया अगर किसी को पता लगाना हो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर खींच रहा है भैया वो सांस लेने में, और कितना बाहर फेंक रहा है, तो इसे नापने की मशीन को बोलते हैं स्पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पाइरोमीटर। इंपॉर्टेंट हो गई बात। अगला देखो, थोरेसिक चैम्बर की बात करें। थोरेसिक चैम्बर क्या है, ये राजी आपका थोरेसिक चैम्बर। मेरी वाली ड्राइंग पे तो आपको विश्वास होगा नहीं, इसे देख के मेरी वाली समझ में आने लगेगी। मतलब ये रहा जी, हेड होता है ऊपर, हेड, थोरैक्स, फिर नीचे एब्डोमेन। थोरैक्स मतलब छाती, क्या, छाती पे, छाती पे।
छाती वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो बेटा याद रखो ये कहां से क्या क्या कवर है। आइए बोले डोर्सली इसमें क्या है, मतलब पीछे की तरफ। अब आप खुद देख लो ना, आप अपनी छाती देखो और बताओ आपकी छाती के पीछे क्या है, पीछे की तरफ क्या है, तो आप बोलोगे जी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, बिल्कुल सही। वेंट्रल में क्या है, वेंट्रल ऊपर की तरफ क्या है, आगे की तरफ, आगे की तरफ, तो आगे आप क्या बोलोगे, पसलियां आकर ज्वाइंट हो रही है, कहां पर ज्वाइंट हो रही है, कहां पर ज्वाइंट हो रही है, स्टर्नम पर, कहां हो रही है, स्टर्नम पर, है ना, ये रहा स्टर्नम। अगला, अब आप बोलोगे भैया लेटरली साइड में क्या है, तो साइड में हाथ लगा के देखना, पसलियां दिखाई देंगी, दिखाई तो नहीं देंगी, महसूस होंगी, तो क्या है, पसलियां है। और आप बोलोगे भैया नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ पेट की तरफ क्या है, तो आप बोलोगे जी पेट के और लंग्स के बीच में एक सेपरेशन है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, यू शेप्ड। पूरी समझ में आ गई, यही प्रैक्टिकल करवा दिया, आधा डॉक्टर बन गया तुम। देखो अब अलग देखो, अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। देखो बेटा वॉल्यूम का क्या मतलब है भाई, कितना अमाउंट ऑफ CO2 या कितना अमाउंट ऑफ O2 ऑक्सीजन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप ले सकते हो अपने फेफड़ों में और कितना बाहर निकाल सकते हो। और एक बात बताओ भाई, ये वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, कैपेसिटी पे तो डिपेंड करेगा। आपके भैया फेफड़ों की जो कैपेसिटी होगी, अगर मान लो आपके लंग्स की कैपेसिटी है 2 लीटर की, तो भैया 2 लीटर ही वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो बस इसके अंदर ही हम चीजें पढ़ते हैं, सांस को लेने और सांस को छोड़ने के हिसाब से नाम दे रखे हैं, अब कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम्स को समझोगे तो कैपेसिटी याद हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटीज पर, ठीक है। अब देखो बेटा वॉल्यूम क्या होती है, TV, IRV, ERV और RV। बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, देख देख के डर सा लग रहा है, तो डरना नहीं, डर क्या है, जीत है। देखो देखो, TV का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, IRV का मतलब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेशन याद आता है मुझे, पता नहीं क्यों उससे। ERV क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और RV का मतलब है रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी समझ तो कुछ आया नहीं होगा, अब जरा बात कर लेते हैं है क्या चीज भाई। देखो मान लो ये 2 लाइनें हैं, क्या है, ये 2 लाइन है, इन 2 लाइनों के बीच में खेल चल रहा है। अब खेल क्या चल रहा है, सांस का खेल। किसका चल रहा है, सांस का खेल, सांस वाला खेल नहीं, वो सांस बहू वाला सांस, ठीक है। अब ब्रीथिंग का गेम चल रहा है। देखो जब आप नॉर्मल सांस खींचते हो, क्या करते हो, इंस्पायरेशन करते हो, और नॉर्मल ही एक्सपायरेशन करते हो, नॉर्मल सांस को छोड़ देते हो, मतलब स्ट्रेस में नहीं हो, भाग नहीं रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नॉर्मल बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये कंडीशन है बेटा, इस लाइन के अंदर अंदर काम हो रहा है। तो बेटा यही जो वॉल्यूम ऑफ गैस है जो आप नॉर्मल कंडीशन में ले रहे हो या वापस छोड़ रहे हो, उसी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। बात समझ में आ गई, आराम से समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अगला देखो, लेकिन कभी कभार जब आप योगा की क्लास देखते हो या बाबा रामदेव को देखते हो, तो आपको क्या लगता है, बाबा रामदेव कितनी सांस खींच लेता है और कितनी छोड़ देता है। तो आप क्या करते हो, अपनी कैपेसिटी को पूरी जान लगा के, अपने डायफ्राम का यूज करके, एब्डोमिनिकल मसल्स का यूज करके, पेट का यूज करके, फुल एकदम सांस का करते हो, भरते हो अंदर, एकदम भर लेते हो जितना भर सकते हो। तो बेटा जब आप अपनी औकात से बाहर निकल गए ना, मतलब नॉर्मल औकात से किसी को बुरा मत मानना बेटा, हमारे यहाँ नॉर्मल वर्ड है। अब जब जैसे कोई अपनी नॉर्मल से भी ज्यादा जब सांस खींचता है, वैसे तुम हर टाइम तो ऐसे नहीं करते ना, ऐसे तो नहीं करते, कभी कभी करना पड़ता है, तो कभी दिखाने के लिए करना पड़ता है, कभी भागते हुए करना पड़ता है, कभी वही अपना योगा फोगा के टाइम करते हो। तो हमने क्या किया, बहुत खींच के सांस अंदर खींच ली। अब क्या किया, टाइडल वॉल्यूम से कुछ एक्स्ट्रा निकल गए ना आगे, तो बेटा यही है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब रिजर्व क्यों है भाई ये वॉल्यूम, रिजर्व क्यों बोला इसके लिए, रिजर्व इसलिए बोला कि खींच तो हम हमेशा इतनी सकते हैं चाहे तो, लेकिन खींचते नहीं है, कोई काम तो इतने में चल जाता है, ये तो रिजर्व में रखी हुई है, जब जरूरत पड़ती है तब खींच लेते हैं। समझ में आ गया, इंस्पिरेटरी मतलब अंदर लेते, अंदर खींचना, इंस्पायरेटरी। देखो अब इंस्पिरेटरी समझ में गया, तो यही RV है। अब इसका ठीक उल्टा क्या होगा, अब जब इतनी सांस अंदर भर लोगे तो फिर बाबा रामदेव की तरह बाहर फेंकोगे भी, तो बिल्कुल एकदम पेट को कमर से चिपकाओगे ना, पूरी जान लगा के, कैसे करोगे, पूरी बाहर निकाल दी सांस, कुछ और नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से भी ज्यादा सांस को बाहर फेंकने की कोशिश की, अपनी आखिरी दम तक को बाहर निकाल दिया, जान निकाल के। तो जो टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा तुमने एक्सपायरेशन किया, वही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व क्यों, हर बार तो नहीं करते, कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा अब बेटा लास्ट है हमारा, नहीं ये उतना ही है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जितनी सांस खींच के एक्सरसाइज जा सकते हो उतना ही जा सकते हो। तो बस बेटा ड्राइंग मेरी इतनी पिकासो नहीं हो ना मैं। देखो अब RV का क्या मतलब है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ऐसा है बेटा कि आप कितनी भी सांस खींच लो
और कितनी भी सांस बाहर फेंक कर अपने आप को खाली करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में रिमेन रहता है। इसलिए वो बंदा जो पूरी तरीके से सांस छोड़ भी देता है पानी में डूबने के बाद, उसको भी जब खींचा जाता है तो उसकी हार्ट बीट को दोबारा चालू कर लिया जाता है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एयर अभी भी उसके अंदर थी। तो उसी को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि हमेशा अंदर रहती है अगर आप मर नहीं जाते तो। ठीक है, ऐसे मरने के बाद भी एयर अंदर रहती है, बस खींच खांच नहीं पाते, ना बाहर फेंक पाते, तो अंदर हवा तो भरी रहती है लंग्स में। ठीक है, तभी तो लाश तैर पाती है, डूबती नहीं है लाश। ठीक है, देखो बेटा, अब एक चीज देखो, अब कैपेसिटीज की बात कर रहे थे ना, अब बेटा आपने वॉल्यूम सारी समझ ली, अब कैपेसिटीज देखो। देखो जो पहला कैपेसिटी का, पहले कैपेसिटी क्या रखी है? देखो क्या रखी है? IC, फिर EC, फिर FRC, फिर VC, फिर TCL। बहुत आसान है, देखो क्या है। IC का मतलब है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वही उस, है ना। अब यहाँ क्या है? EC मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है जी आपके लंग्स की, वॉल्यूम में तो नापी जाएगी, तो देखना इसी पर डिपेंड करती है। FRC क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका मतलब सब कुछ बाहर फेंकने के बाद भी थोड़ा बहुत काम करने लायक, चलाने लायक कितनी अंदर बचेगी। दूसरा वाइटल कैपेसिटी, VC का मतलब है। ठीक है बेटा, जितनी बार बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, फुल फॉर्म्स याद हो जाएंगी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना। देखो अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि टोटल आप कितनी हवा अंदर खींच सकते हो, टोटल आप कितनी हवा अंदर खींच सकते हो। देखो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, ये देखो ना बेटा, नॉर्मल कंडीशन में खींचता था तो टाइडल वॉल्यूम खींचता था, नॉर्मल खींचता था, लेकिन चाहूं तो बाहुबली बन सकता हूं और इतनी ज्यादा भी खींच सकता हूं, मतलब रिजर्व वॉल्यूम का भी यूज कर सकता हूं। तो टोटल कैपेसिटी मेरी क्या है? टाइडल प्लस रिजर्व, टोटल कैपेसिटी की बात हो रही है ना। तो हाँ आ भी जाता है, इजी है। देखो अब आपने क्या निकाल लिया, देखो क्या, तो टोटल कैपेसिटी क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल इंटरेस्ट कैपेसिटी कैसे पता चली भाई? कितना मैं ले सकता हूं, और रिजर्व इंस्पिरेशनल वेलोसिटी, ओ सॉरी वेलोसिटी बोल लो, वॉल्यूम, सॉरी मेरा फिजिक्स है ना, बड़ी अच्छी लगती है। देखो EC क्या है? EC का मतलब है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होगा? आप कितनी ज्यादा सांस बाहर फेंक सकते हो, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, भाई ये रिजर्व है मेरे, फेंक सकता हूं मैं इसे, और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो ले ही रहा था, बात खत्म हो गई। कितना आसान है देखो बेटा। अब अगली चीज देखो, FRC क्या है? FRC ये क्या है भाई? ये है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि हमारी सांस छोड़ने के बाद भी, क्या छोड़ने के बाद हमारे पास कितना बचता है ताकि फंक्शन चलते रहे, तो वो है मेरा रिजर्व वॉल्यूम, या रिजर्वेटरी वॉल्यूम की जगह इसको हम बोलते हैं बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम। अरे फोकस में आ जा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम। और हमारा ERV क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात खत्म। अगला है भाई TLC का क्या मतलब है? टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये पूछ रहा है बाहर फेंकने की और अंदर लेने, दोनों की कैपेसिटी का बताओ भैया, टोटल कैपेसिटी कितनी है अपनी। अब IC का मतलब तो भाई खींचने की कैपेसिटी है ना, इंस्पिरेटरी, और EX का एक्सहेल करने की कैपेसिटी, कितना बाहर फेंक सकते हो। लेकिन TLC का मतलब है टोटल, बताओ बाहर फेंकने की भी और अंदर लेने की भी। तो क्या है भाई? पहली थी हमारी टाइडल वॉल्यूम, तो नॉर्मल वॉल्यूम है ही, और भाई खींचने की वॉल्यूम क्या है बड़ी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एक्स और टाइडल दोनों में था, तो एक ही बार TD ले लिया, बस बात खत्म हो गया। अगला लास्ट है बेटा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है भाई? वाइटल कैपेसिटी होती है हमारी सेम टोटल लंग कैपेसिटी के बराबर ही होती है। ठीक है बेटा, बात खत्म। देखो अब क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं। देखो क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आपसे कैपेसिटी निकालने को बोल देता है, तो कैपेसिटी वही बच्चा निकाल सकता है जिसको पहली बात तो पता हो कौन सी कैपेसिटी कौन कौन सी वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है, वो हमने पहले बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी वॉल्यूम कितनी होती है। अगर हम ये सीख गए तो बेटा हम आराम से, बिल्कुल आराम से कोई भी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कांस्टेंट होती है। ठीक है, देखो अब जो NCERT में दे रखा है उस डेटा के हिसाब से बात करते हैं। देखो याद रखना बेटा, जो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है, नॉर्मल जो हम हवा खींचते हैं या हवा बाहर फेंकते हैं, वो क्या है? वो बेटा 500 ml है लगभग। कितनी? 500 ml। ठीक है, तो याद रखना, हम बेटा जब भी हवा खींचते हैं नॉर्मल या बाहर फेंकते हैं, आधे लीटर की पेप्सी की बोतल के बराबर कर लेते हैं। आधे लीटर की पेप्सी वही 40-45 वाली आती है, तो याद रखना आधे लीटर की बोतल, आधे लीटर की बोतल से याद आएगा। वैसे होती तो 650-750 है, लेकिन आधे लीटर से याद रखना, आधे लीटर तो 500 ml ही होता है ना, बस। अगला देखो रिजर्व वॉल्यूम क्या है? रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व की कितना हमेशा हमारे लंग्स में रहता ही रहता है, बाहर फेंकने के बाद, अंदर लेने के बाद जो भी कितना रेसिडुअल रह जाता है, कितना रहता है लास्ट में, वो क्या है? 1200। इसे कैसे याद करोगे? ये देखो R को बीच में से काट दो, क्या बन गया? 12 बन गया ना,
देखो आर को ऐसे तो बनाते हो आर, हाँ। देखो आर क्या 12 की तरह नहीं है, 12 से याद रखना 1200, आसान है याद करना। पहला वाले को पेप्सी से याद रखोगे, आसान है याद करना। फिर कुछ नहीं करना, 2 और 3 का पहाड़ा पढ़ना है। टाइडल वॉल्यूम में 2 की गुणा कर देना, क्या आ जाएगा, ERV आ जाएगा, एक्सेल रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, एक्सिलरेटरी। और 3 से गुणा कर दो इसी की तो IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, जैसे कि कितनी है ERV हमारी, 500 में 2 की गुणा करी कितनी हुई, 1000, 1000 में 3 की गुणा कितनी हो गई, 3000। वैसे NCERT में रखे 2500 से 3000, आप 3000 मान के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे बढ़िया ट्रिक नहीं मिल सकती भाई। अगला देखो, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है भाई, ये जरा बहुत प्यार से समझ लेना। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का क्या मतलब है भाई, डिफ्यूजन होता क्या है, एल्वोली और हमारी नस के बीच में होता है। क्या होता है, नसों के बीच में होता है। जो नस कैरी करती है ऑक्सीजन टू हार्ट एंड जो नस कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक, वेरी गुड। देखो भाई 3 लेयर होती है इसमें, कौन सी 3 लेयर। पहली लेयर है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेली, मतलब एल्वेली की बाहर की लेयर, जो एल्वोलाई है ना, इसकी बाहर की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। अगला क्या है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलियर कैपिलरी। अब इसका क्या मतलब भाई, ये कहाँ मिलेगी, ये है भाई, ये जो कैपिलरी दिखाई दे रही है ना, नस जो दिखाई दे रही है। अब आप बोलोगे कैपिलरी क्यों हो गया नस की जगह पे, जब हम पढ़ेंगे अभी सर्कुलेशन ब्लड का उसके अंदर समझ लेंगे। क्योंकि बेटा लंग्स के अंदर पूरी नसें नहीं जा सकती, जहां पर नसें नहीं पहुंच पाती वहां पर कैपिलरी पहुंचती है। आपके सर जहां पर बाल है, यहाँ पर क्या, कौन सी नसें, नसें नहीं कैपिलरी है बेटा। आपके यहाँ पर देखो, इनके अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नसें थोड़ी है, कैपिलरी है। आपके एयर पिन्ना में क्या है, ईयर पिन्ना में जो आपके कान का ये पिन्ना है, इसमें क्या है, कैपिलरीज। नाक में क्या है, कैपिलरीज, नस नहीं है। नाक काटने पे कोई नस थोड़ी ना कट जाती है, देखो। और इन दोनों के बीच में जो बनती है मेम्ब्रेन, उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। बस बेटा इन्हीं के बीच में हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 से O2, O2 से CO2, बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा। अब बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस क्या है भाई, 2 ही गैसेस के बारे में हमें पढ़ना होता है यहाँ पर रेस्पिरेशन के अंदर, O2 एंड CO2। देखो भाई O2 की बात करो, O2 ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, तो बेटा हमारी ब्लड की RBC जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराती है सबसे ज्यादा, 97% RBC कराती है। तो आप कह सकते हो O2 को सबसे ज्यादा जो हमारे ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करवाती है वो क्या है, RBC। और बची हुई 3% कौन है, हमारे प्लाज्मा करवा देता है, हेल्प करवा देता है, कंडक्टर की तरह आ जाता है। ठीक, अब CO2 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है भाई, CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है 3 चीजें, कौन सी, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनियम, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, कार्बोनियम हीमोग्लोबिन मतलब ऐसी हीमोग्लोबिन भी है जो कार्बन को कैरी करती है, और लास्ट में डिसॉल्व। अब भाई लिक्विड वगैरह में डिसॉल्व हो गई, अलग अलग है, होता है उसमें ब्लड सही है, लेकिन ब्लड का कौन सा कंपोनेंट कर रहा है ट्रांसपोर्ट, ये पता लगाना है। तो हमें पता लगा कि O2 का जो ब्लड का जो कंपोनेंट है वो RBC है, जो कि O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, और प्लाज्मा है। और बाकी ब्लड का कार्बोनेट जो है वो 70% कार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट जो है 70% CO2 को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और कार्बोमाइन मतलब ये हमारी क्या हीमोग्लोबिन है, HB, कार्बन वाली कार्बन अमाइन हीमोग्लोबिन है, जो कि 30% करती है। और बाकी डिसॉल्व तरीके से वाटर वगैरह ले लिया, उस वाटर के थ्रू चली गई, लिक्विड के थ्रू चली गई, उनके थ्रू चली जाती है। तो 70, 23, 7 घटते हुए क्रम में याद रखना। और BCD, ABCD, तो BCD, B से शुरू होगा, फिर C, फिर D, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, डिसॉल्व सबसे कम है, ऐसा भी याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसका मतलब है भाई जो ऑक्सीजन का कर्व दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये कर्व बढ़ रहा है कि ऑक्सीजन का डिसोल्व हो रहा है, फिर घट रहा है। तो ये डिपेंड किस पे करता है भाई, ऑक्सीजन बढ़ रही है शरीर में, घट रही है, किस चीज पर डिपेंड करता है। देखो भाई P का मतलब क्या है, P का मतलब है परसेंटेज। ठीक है, अब क्या हो गया भाई इसके अंदर, फेवरेबल फॉर ऑक्सीजन HB का मतलब हीमोग्लोबिन, अनफेवरेबल फॉर ऑक्सीजन HB मतलब हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। देखो बेटा, अगर हमारी CO2 हाई हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हाई हो जाएगी, तो क्या ये ऑक्सीजन के लिए फेवरेबल होगा, नहीं होगा, तो आप लिखोगे लो। ठीक, और अनफेवरेबल होगा, हाँ अनफेवरेबल होगा तो हाई, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए हाई, और फेवरेबल कंडीशन के लिए लो। अगर मेरी O2 बढ़ जाए तो किसके लिए फायदा है, हाई किसके लिए होगा, फेवरेबल कंडीशन के लिए हाई, और नॉन फेवरेबल कंडीशन के लिए लो हो गया, है ना।
अब H+ बढ़ जाए मतलब प्रोटोन बढ़ जाए, मतलब एसिडिक कंडीशन बढ़ जाए, और एसिडिक कंडीशन बढ़ जाए तो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ऑक्सीजन के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लेस फेवरेबल, और उसके वो तो हाई हो ही जाएगा। अब अगर भैया बहुत टेम्परेचर बढ़ जाए, बहुत गर्मी बढ़ जाए, तो हीमोग्लोबिन के लिए ठीक है नहीं, ऑक्सीजन के लिए ठीक है नहीं, गलत है भाई। क्यों? क्योंकि भैया जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तब आप कैसे हाफने लगते हो, सूरज में कोई आपको डाल दे तो आप क्या करते हो, अरे सांस सा नहीं आ रहा, दम सा घुट रहा है यार, पानी पिला ठंडा, मुझे एसी में बैठा, है ना, तो इसी वजह से होता है। बस समझ में आ गया, बस यही है। तो आपको ये लगेगा टेबल बनाई क्यों रखा है, जबरदस्ती का सा टेबल है, बस भाई समझा दिया मैंने, आपको समझाने का तरीका था। अगला देखो भाई, हीमोग्लोबिन के टाइप देख लो। अगर हीमोग्लोबिन हमारा O2 के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। आसान है, ऑक्सीजन से ऑक्सी, हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या सॉरी कार्बन ऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाए, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाए तो बन जाएगा कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। याद रखना कंफ्यूजन क्या होती है, इन दोनों के बीच में होती है ना। हाँ बस ये बात को ध्यान रखना, अमीनो आएगा सिर्फ CO2 में। अगला, अब भाई HB ब्लड और O2 के बारे में समझ लो, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ लो। देखो एवरेज हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में कितनी होती है हीमोग्लोबिन, 12 से 16 ग्राम। तो कोई बोलता है ना मेरे अंदर कितना पॉइंट खून है, तो पॉइंट यही है, यही नापा जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हाँ 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एक एवरेज हेल्दी बंदे के अंदर 100 ml ब्लड का अगर सैंपल लिया जाए तो, ठीक है। एक और हमारा जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो कितने O2 के मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, 4। ये समझ लो एक हीमोग्लोबिन अपने ऊपर 4 ऑक्सीजनों को लेकर जा सकता है। अगर एटम की संख्या पूछ ले ऑक्सीजन के तो कुछ नहीं भाई, O2 है ना, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 एटम्स हो जाएगा। एटम पूछो तो इतनी तो केमिस्ट्री आती होगी आपको, बेसिक है, नहीं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट केमिस्ट्री, है ना, बहुत आसान है। देखो 1 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, तो 1.34 मिलीलीटर कैरी कर सकता है। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स बता नीट के लिए थोड़े से जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड, हाँ पूछ लेते हैं। तो ये तो मेरे को लगता है कि बेटा बिल्कुल आसान बात है, नीट में पूछ भी रखी है, 12 से 16 आपको याद होनी चाहिए। एक हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 100 ml ऑफ ब्लड कितना करेगा भाई, 100 ml ऑफ ब्लड कितना कैरी करेगा हमारा, कितना ऑक्सीजन कैरी कर लेगा, बोलो। ये करेगा भाई 1.3 ml तो करता ही है 1 ग्राम के अंदर। अब कितना होता है भाई हमारे 100 ml के अंदर हीमोग्लोबिन कितनी होती है, 12 से 16, तो 12 से 16 गुणा कर देना, आपका आंसर आ गया, बात खत्म। देखो भैया एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो कितना ऑक्सीजन लेकर जाती है, टिश्यूज के पास ही लेकर जाएगी, है ना, हार्ट से टिश्यू के पास लेके जाएगी, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आया, हार्ट के थ्रू कहाँ गया, तो कितना ऑक्सीजन लेके जाता है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड खून 5 ml ऑक्सीजन लेके जाता है, कितना, 5 ml। और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो तो वो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वो कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है अपने अंदर, 4 ml। इस बात को बेटा याद रखना, ठीक है, याद रखना। अगली चीज देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, कैसे कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। देखो भाई सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में फिट है, जो हमारे मेड्यूला में फिट है, कहा, मेड्यूला के अंदर फिट है, वो कौन सी जगह, वो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये हमारे मेड्यूला के अंदर स्थित है, और यही बेटा हमारी पूरी की पूरी रेस्पिरेशन की रिदम को, हाँ तो हिंड ब्रेन के अंदर ही हुआ, तो बेटे पूरा का पूरा मेडुला के अंदर बैठकर रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम जो है, यही जो सेंटर जो है, ये हमारे पूरे के पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो हम इसे हेडमास्टर कह सकते हैं। तो याद रखो इसके साथ जितनी भी नई चीजें हम नीचे पढ़ेंगे जो इसके सपोर्टिव होंगी, वो जो भी कर रही होंगी वो बेटा वो सारी रिपोर्ट्स लेकर बोलेंगे इन्हीं से कि भैया सर जी ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है शरीर में, आप ये कर दो, तो करवाने वाले तो यही होंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बाकी तो सिर्फ इसके हेल्प करने वाले होंगे, हेल्पर होंगे, ठीक है। तो भाई यही सारा रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करता है। अगली चीज क्या है, अगला है न्यूमेटो या टैक्सिक सेंटर, न्यूमेटोटैक्सिक सेंटर, इसका क्या नाम है भाई, ये पोन्स में, पोन्स पता है ना, पोन्स क्या ग्लैंड है आपके, पोन्स कौन सी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस के बाद होती है सेकेंडरी ग्लैंड, ये क्या है हमारे ब्रेन के अंदर मिलती है। ये क्या करती है, ये भैया इस रिदम सेंटर के क्या करती है, इस रिदम सेंटर को मॉडरेट करती है, फंक्शंस को देखती रहती है ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहा है, हेडमास्टर जी का ध्यान रखती है ये,
क्या करती है? हाँ, न्यूमेटैक्सिक सेंटर क्या करता है? हमारे हेड मास्टर जी का रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का ध्यान रखते हैं। अगला क्या है भाई? कीमो सेंसिटिव एरिया, मतलब जो केमिकल से सेंसिटिव एरिया है, केमिकल्स के घटने बढ़ने से क्या हो जाएगा? वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा और काम करने लगेगा। तो देखो ये कहां पर मिलेगा? ये रिदम सेंटर के बिल्कुल एडजेसेंट पे लगा हुआ है, साइड में है एकदम। रिदम सेंटर के कहां है? साइड में बैठा हुआ है। जब भी कोई गड़बड़ होती है रिदम सेंटर को उंगली कर देता है, हाँ भाई दिक्कत में आ रही है, काम कर ले। अब क्या दिक्कत आती है? क्या केमिकल चेंजेस देखता है? ये देखता है कि अगर शरीर के अंदर CO2 और H+ आयन, मतलब H+ आयन मतलब क्या? एसिडिटी बढ़ रही है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, मतलब हाई से इनको देखते ही एकदम से तैयार हो जाता है ये इनको मारने के लिए। मतलब ये क्या है? ये इनको देख नहीं सकता बिल्कुल भी, इन्हें देखते क्या होता है? अलर्ट हो जाता है। हाईली बड़ा हाईली सेंसिटिव है इसको लेके, क्योंकि बोलता है भैया ये हमारे शरीर के दुश्मन है, अंदर नहीं रहने चाहिए। तो ये हमारे क्या बोलेगा? सीधा बोलेगा किस रिदम सेंटर को कि सर जी उठ जाओ जल्दी से, ये इंक्रीज हो गए हैं, जल्दी से इन्हें बाहर भगा दो, ऑक्सीजन को अंदर ले आओ। ठीक है। लास्ट चीज क्या है? एक्सेप्टर ऑफ ऑर्टिक आर्क या कैरोटिड एंट्री। इसका क्या मतलब भाई? इसका मतलब आर्टरी, इसका क्या मतलब है? कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2। ये भी बेटा अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है, ये भी इसको देख सकते हैं। ये हमारी नसों के अंदर फिट है। ऑर्टिक आर्क समझ रहे हो, आर्टरी समझ रहे हो, तो ये हमारे इन नसों में जुड़ा हुआ है और नसों के अंदर भी डिटेक्ट हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जी, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो रिदम सेंटर को, ये भी सब उसी को बोलेंगे एंड में, रिदम सेंटर से क्या बोलेगा? भैया एक्शन करो, इसे बाहर फेंको, ऑक्सीजन को अंदर ले आओ। ठीक है। अच्छा, और बेटा एक बात याद रखना कि रोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद चीज है, तो ये जितना अंदर आएगा उतनी अच्छी बात है। ये नहीं बढ़नी चाहिए CO2 और H+, अगर इनके बढ़ते ही क्या होता है? खलबली मच जाती है अंदर। ठीक है बेटा। अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन से रिलेटेड बीमारियां। इन बीमारियों से नीट हर साल एक क्वेश्चन छोड़ देता है। बहुत आसान सी बीमारी है, एक बार पढ़ लो कभी भूल नहीं पाओगे, बस आपको होनी नहीं चाहिए, अपना ध्यान रखना। देखो पहली बीमारी है अस्थमा। बार बार आप देखते होगे कि फुसफुस लाओ, मेरा फुसफुस लाओ, है दबंग वाली मम्मी याद है? फुसफुस लाओ, वो फुसफुस इसी का इलाज है। देखो दिक्कत क्या आती है इसमें? भैया सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। क्यों भैया? ऐसा लगता है फेफड़ों में कुछ भरा हुआ है, अंदर से हमेशा कैसी आवाज आती है? खस खस घर घर की आवाज आती है हमेशा। अंदर क्या लगता है? कुछ फंसा हुआ है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, अंदर सांस ले रहा हूं पर अंदर जा नहीं रही और बाहर भी नहीं आ रही, बलगम ही बलगम, अंदर बड़ी दिक्कत वाली बात है। कभी आपको बहुत तगड़ी वाली जुकाम हुई है, तब आप महसूस कर पाओगे खांसी जुकाम वाली बात। देखो होता क्या है, जो भैया ब्रोंकीज होती है ना, ब्रोंक्यूल्स पढ़ा है ना आपने। सबसे पहले कहां गए? नोस्ट्रिल्स, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और फिर हमारे टर्मिनल ब्रोंकी से होते हुए एल्वोलाई में पहुंच गए। बात खत्म। एल्वोलाई गोल गोल होती है, मैंने भी क्या बना दिया एल्वोलाई का। ठीक है। बस यहाँ पर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, इनमें म्यूकस भर जाता है भैया, इस वजह से होती है। सिर्फ अस्थमा के बारे में इतनी जानकारी है, इतने से क्वेश्चन आ जाएगा भाई। अगली बीमारी है जिसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, वो है एम्फाइसीमा। क्या है बेटा? एम्फाइसीमा। ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब है एक बार लग गई तो जाने का नाम नहीं लेती। कैसी है? स्थायी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है। अच्छा, ये होती क्यों है? जो बहुत सिगरेट पीते हैं उनको हो जाती है। क्या हो जाता है जी ज्यादा सिगरेट पीने से? एल्वोली की वॉल्स फट जाती हैं जी, हमारी एल्वोली जो है वो रपचर हो जाती है, फट जाती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा ही कैसे? ऑक्सीजन अंदर लोगे, आपकी ऑक्सीजन ठुस होके बाहर पंचर होके निकल जाएगी, नसों तक पहुंच नहीं पाएगी, अंदर सांस ऐसा लगेगा दम घुट रहा है, दम घुट रहा है, दम घुट रहा है। और इस कौन किसके साथ होता है? जो बहुत ज्यादा दबंग बनता है ना सिगरेट पी पी के, हीरोपंती, वो काम बेटा करना मत, नहीं तो एम्फाइसीमा हो सकता है। एग्जाम्पल में अपना नाम भी लिखना पड़ सकता है आपको। देखो बेटा अब ऑक्यूपेशनल बीमारी के बारे में, मतलब ऐसी बीमारी जो कि आपको आपके काम की वजह से लग जाए। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा धूल मिट्टी वगैरह के अंदर रहते हैं तो आपकी जो फाइब्रोसिस मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? वो इन्फ्लेम हो जाएंगी। अब या बोलोगे यार ये एक कौन सी मसल आ गई? भैया ये एल्वोली के इर्द गिर्द की मसल्स हैं,
जो इसको बनाकर रखती हैं, ब्रोंक्यूल्स के आसपास की मसल्स हैं, यही क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। धूल मिट्टी लगातार अंदर, सीमेंट की फैक्ट्री में कोई आदमी काम कर रहा है, पत्थर कट रहा है, आपके घर में मार्बल वगैरह कभी लगाओ, देखना सीमेंट का काम हो तो कितनी धूल उड़ती है, वो इनके अंदर जा जाके इनकी ये हाँ फाइब्रोसिस करवा देती है अंदर। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है भाई, फाइब्रस टिश्यू का टूट जाना। तो ये एग्जांपल क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज फाइब्रोसिस। ठीक है, अब फाइब्रोसिस क्या है, टिश्यू अराउंड एयर सैक। एयर सैक क्या है, ये जी हमारी एयर सैक्स। ठीक है, अगला ये कहां पर होगा, वो लोग जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करेंगे, जो वर्कर होते हैं, स्टोन और डस्ट या सीमेंट फैक्ट्रीज में। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म।